गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एवियन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बच्चों, हमने जो थर्ड चैप्टर था अपना, उस थर्ड चैप्टर में दीर्घकालीन दीर्घकालीन औसत लागत और अल्पकालीन औसत सीमांत एवं परिवर्तनशील लागतों के बारे में एवं स्थिर लागतों के बारे में अपन ने पढ़ा था। जो थर्ड चैप्टर था अपना, वो तो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब अपना जो फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, वो आज अपन क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। जो फोर्थ चैप्टर है, उस फोर्थ चैप्टर का जो हेडिंग है, जो नाम है, वो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। देखो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होता है, ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, या पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ठीक है, या पूर्ण प्रतियोगिता भी बोल सकते हैं अपन इसको। पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, उससे पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन बाजार के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, से पढ़ने से पहले अपन ये देखते हैं कि बाजार क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, पूर्ण प्रतिस्पर्धा देखेंगे क्या होता है। देखो, बाजार किसे कहा जाता है, बाजार का अर्थ क्या होता है भाई, ठीक है। देखो, बाजार उस परिस्थिति को कहा जाता है, बाजार उस परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें क्या होता है भाई, कुछ क्रेता होते हैं और कुछ विक्रेता होते हैं। बाजार उस परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें कुछ क्रेता होते हैं और कुछ विक्रेता किसी ऐसी या किसी एक ऐसी वस्तु के मूल्य के लिए आपस में क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। बाजार उस परिस्थिति को कहा जाता है जिसके अंदर कुछ क्रेता होते हैं और कुछ विक्रेता होते हैं, ठीक है। बाजार जो है, बाजार का अर्थ अपन देखें, बाजार, ठीक है, का अर्थ, ठीक है। तो बाजार का अर्थ क्या होता है भाई, कि बाजार जो है वह उस परिस्थिति को कहा जाता है, या बाजार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें कुछ क्रेता होते हैं और कुछ विक्रेता होते हैं, और जो किसी एक ऐसी वस्तु के मूल्य के लिए, किसी एक ऐसी वस्तु के मूल्य के लिए आपस में सौदेबाजी करते हैं जिसका पहले से एक निश्चित मूल्य होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं, ठीक है। तो बाजार का अगर अपन अर्थ लिखें तो बाजार उस स्थिति को कहा जाता है या उस परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें कुछ क्रेता होते हैं और कुछ विक्रेता होते हैं, ठीक है। कुछ तो क्या होंगे, बाजार में आपने देखा होगा कि बाजार जो होता है वहां पर कुछ क्रेता होंगे और कुछ विक्रेता होंगे, कुछ तो खरीदने वाले होंगे और कुछ बेचने वाले होंगे, ठीक है। और ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ क्रेता होते हैं और कुछ विक्रेता होते हैं, और वो किसी एक ऐसी वस्तु के लिए क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी का मतलब मोल भाव करते हैं। कोई भी एक वस्तु होगी बाजार में, आपको पता है कि जब कोई क्रेता क्या करता है, कोई माल खरीदने जाता है या कोई वस्तु लेने जाता है, तो उसके लिए आपस में क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, मोल भाव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किसी एक वस्तु के लिए क्या करते हैं, आपस में सौदेबाजी करेंगे, मोल भाव करेंगे, जिसका पहले से ही क्या होता है, एक निश्चित मूल्य होता है, जिसका पहले से एक फिक्स प्राइस होता है, लेकिन वो आपस में क्या करते हैं, उसके मूल्य पर क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, मोल भाव करते हैं। तो उसको ही अपन क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे। तो बाजार का एक सीधा सा अर्थ हो गया कि बाजार उस परिस्थिति को कहा जाता है या उस स्थिति को कहा जाता है जहां पर कुछ क्रेता और कुछ विक्रेता किसी वस्तु के मूल्य के लिए, कुछ क्रेता और कुछ विक्रेता किसी वस्तु के मूल्य के लिए क्या करते हैं, आपस में सौदेबाजी करते हैं, जिस वस्तु का पहले से क्या होता है, एक निश्चित मूल्य होता है। तो इसे इस स्वरूप को क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं बाजार, ठीक है। तो बाजार का एक सीधा सा अर्थ हो गया कि बाजार, ठीक है, उस परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें कुछ क्रेता होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं, और जो क्या करते हैं, किसी वस्तु के मूल्य के लिए, किसी एक वस्तु के मूल्य के लिए
आपस में क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, मोल भाव करते हैं, जिसका एक पहले से क्या होता है, निश्चित मूल्य होता है, निर्धारित मूल्य होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है अपना पूर्ण प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। पूर्ण स्पर्धा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता भी अपन बोल सकते हैं इसको, पूर्ण प्रतियोगिता बोल सकते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा भी बोल सकते हैं। ठीक है। देखो पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। ठीक है। ये क्या है कि बाजार की अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की क्या होती है, कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती हैं, उनको अपन क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषता होती है, देखो। देखो पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता होती है वह होती है असंख्य क्रेता एवं विक्रेता। पहली जो विशेषता होगी वो होगी असंख्य क्रेता एवं विक्रेता। देखो क्या होता है, देखो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब जहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है भी। ठीक है। बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, पूर्ण रूप से क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है। बहुत सारी फर्में होती है। तो वैसे बाजार में क्या होता है भी, असंख्य क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ठीक है। जहां पर क्या होता है भी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है। वहां पर क्रेताओं की और विक्रेताओं की दोनों की संख्या क्या होती है, असंख्य होती है। ठीक है। असंख्य मात्रा में क्या होते हैं, क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा तो क्या होंगे, क्रेता, और बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, विक्रेता होंगे। ठीक है। तो खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होंगे और बेचने वाले भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो उस को अपन क्या कहेंगे, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता कहेंगे, कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की यह विशेषता होती है कि उसके अंदर क्या होते हैं, असंख्य क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ठीक है। तो पहली विशेषता तो होगी कि इसमें क्या होते हैं भी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर असंख्य क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। दूसरी जो विशेषता होती है इसकी, वो होती है मांग एवं पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान नहीं। मांग एवं पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान नहीं। देखो मांग एवं पूर्ति में क्या होता है, अभी मांग एवं पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होता है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। तो क्रेताओं, किसी एक क्रेता का या कुछ एक क्रेताओं का या कुछ विक्रेताओं का मांग और पूर्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर कुछ विक्रेता या विक्रेता अपने अनुसार कोई वस्तु खरीदे या बेचे, ठीक है, तो उसका मांग और पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई विशेष योगदान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, असंख्य क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है। और उन असंख्य क्रेता और विक्रेताओं में कुछ क्रेता या विक्रेता के द्वारा कोई भी वस्तु खरीदने या बेचने से मांग और पूर्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मांग और पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। अगर कुछ एक क्रेता विक्रेता होते तब तो क्या होता भी, अगर वो अपने लेन देनों में परिवर्तन करे तो बदलाव हो सकता है, लेकिन कोई योगदान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो असंख्य क्रेता और विक्रेता है,
और असंख्य क्रेता और विक्रेता की स्थिति में के थोड़े बहुत कुछ क्रेता विक्रेता की क्रय विक्रय में बदलाव करने से मांग और पूर्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मांग और पूर्ति में कोई भी योगदान नहीं होता है। ठीक है, कि हाँ भाई कुछ परिवर्तन होने से इनमें योगदान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मांग और पूर्ति में क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर उसी क्रेताओं के द्वारा वस्तु क्रय करने या विक्रय करने की स्थिति में मांग और पूर्ति पर कोई भी या कुछ भी योगदान नहीं होता है। ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं पड़ता है, कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी दूसरी विशेषता होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। देखो तीसरी जो विशेषता वो होती है समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं, देखो समरूप वस्तुएं का मतलब क्या होता है भाई, समरूप वस्तुओं का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार जो होता है उनमें ज्यादातर जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है, ज्यादातर वस्तुएं जो होती है वो समरूप होती है, मतलब समान प्रकार की क्या होती है वस्तुएं होती है, एक ही तरह की। ठीक है, एक ही स्वरूप की क्या होती है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग जो भी व्यक्तियों की क्या होती है वस्तुएं होती है भाई। ठीक है, वस्तुएं क्या होंगी, समरूप होंगी। ठीक है, वो हो सकती है अलग अलग कंपनी की, लेकिन वो होंगी क्या, सब समरूप होंगी। ठीक है, तो समरूप वस्तुएं क्या होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि जो ज्यादातर वस्तुएं होती है वो क्या होती है, एक तरह से समरूप होती है। ठीक है, समान प्रकार की क्या होती है बाजार के अंदर, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है उस पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में जितनी भी वस्तुएं होंगी वह क्या होंगी, एक तरह से ज्यादातर जो वस्तुएं वो क्या होंगी, समरूप होंगी, समान प्रकार की वस्तुएं होंगी। क्योंकि समान प्रकार की वस्तुएं होती है तभी क्या होता है, आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, अलग अलग अगर वस्तुएं होंगी तो कंपटीशन वैसे ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत सारे क्रेता और विक्रेता है और उन सबके पास क्या होती है, ज्यादातर समान प्रकार की क्या होती है वस्तुएं होती है, इसलिए वहां पर प्रतिस्पर्धा भी क्या होती है, अधिक होती है, कंपटीशन भी क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता क्यों है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्यों है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का कारण यही है क्योंकि वहां के जो विक्रेता है उनके पास क्या होती है, समान प्रकार की क्या होती है वस्तु होती है। ठीक है, समान प्रकार की वस्तु होंगी तो प्रतिस्पर्धा भी अधिक होगी। ठीक है, तो यह भी क्या होती है, इसकी एक विशेषता होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की, कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में जो भी वस्तु होती है वो क्या होती है, समान आकार की होती है, समान प्रकार की होती है। ठीक है, तो समान आकार की होने की वजह से उनमें जो प्रतिस्पर्धा होती है या जो कंपटीशन होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये क्या थी, इसकी तीसरी विशेषता थी भी। अगली जो विशेषता है वह फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं एवं बहिर्गमन। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, देखो स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन का मतलब क्या होता है भाई, देखो इसका मतलब यहाँ पे दे रखा है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन का मतलब कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में चाहे कितनी भी फर्में आए या कितनी भी फर्में जाएं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इसके अंदर इस बाजार में प्रत्येक फर्म क्या हो सकती है, स्वतंत्र रूप से आ सकती है और स्वतंत्र रूप से जा सकती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक तरह से नियंत्रण नहीं होता है भी।
ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई रोक नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अगर कोई भी फर्म क्या करना चाहती है, अपना व्यवसाय करना चाहती है, अपना व्यापार करना चाहती है, तो वह स्वतंत्र रूप से क्या कर सकती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रवेश कर सकती है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से बाहर जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या होता है अभी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का स्वतंत्र तो प्रवेश होता है और स्वतंत्र ही क्या होता है, उनका बहिर्गमन होता है। कोई भी फर्म जो होती है वह स्वतंत्र रूप से आ सकती है और स्वतंत्र रूप से क्या कर सकती है, जा सकती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। तो ये बोल रहा है कि फर्मों का क्या होता है भी, एक तरह से स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है भी, किसी प्रकार की कोई रोक या किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जो फर्म आना चाहती है वो आ सकती है, जो फर्म जाना चाहती है वो जा सकती है। ठीक है, अगर कोई भी फर्म अपना व्यवसाय करना चाहती है तो वो आसानी से क्या कर सकती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अपने व्यवसाय को शुरू कर सकती है, और अगर वह बंद करना चाहती है तो वह अपने व्यवसाय को बंद भी कर सकती है या जा सकती है, उस पर किसी प्रकार की कोई रोक या कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो अगली विशेषता है वह वस्तु का एक निश्चित मूल्य प्रचलित होता है। वस्तु का वस्तु का एक निश्चित मूल्य निश्चित मूल्य प्रचलित होता है। वस्तु का एक निश्चित मूल्य प्रचलित होता है। देखो, वस्तु का एक निश्चित मूल्य प्रचलित होता है, इसका मतलब क्या होता है अभी, कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार जो है, वहां पर कोई भी अगर वस्तु है तो उस वस्तु का क्या होता है, एक तरह से मूल्य क्या होता है अभी, प्रचलित होता है। मतलब जो भी वस्तु है उसका क्या होता है अभी, ज्यादातर मतलब सभी जगह उस वस्तु मतलब इतनी ज्यादा फर्में होती हैं कि कोई भी जो वस्तु है उसका मूल्य क्या होता है, सभी को पता होता है, बाजार में पता होता है, फेमस होता है, और उसी मूल्य पर क्या करना पड़ता है अभी, वस्तुओं को बाजार में बेचना पड़ता है। आप उससे ज्यादा या उससे कम मूल्य पर आप वस्तु, कम पर तो वैसे ही नहीं बेच सकते, और अधिक मूल्य पर आप नहीं बेच पाओगे, क्योंकि जो मूल्य बाजार में प्रचलित है, जो मूल्य बाजार में चल रहा है, उसी मूल्य पर आपको क्या करना होगा, अपनी वस्तु को बेचना पड़ेगा। अगर आप उस वस्तु को उस मूल्य पर नहीं बेच रहे हो तो आपकी वस्तु जो है वो बाजार में नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु का क्या है, पहले से क्या होता है, एक मूल्य प्रचलित होता है, एक मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है, और उसी मूल्य पर क्या करती है, सभी फर्में अपनी वस्तु को बेचती है। अगर कोई फर्म अधिक मूल्य पर बेचेगी, ठीक है, तो उससे कोई भी नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है उस वस्तु का एक निश्चित और एक प्रचलित मूल्य निर्धारित होता है। उसी मूल्य पर या क्या नाम उसी मूल्य पर अपने को हर एक फर्म को क्या करना होगा, वस्तु का विक्रय करना होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर वो बदलाव करते हैं तो उससे उनकी जो भी बिक्री होगी, जो भी उनका जो सेल होगी, उसके ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, उनकी सेल जो जाएगी। अगर वो ज्यादा मूल्य बढ़ाते हैं या ज्यादा मूल्य रखते हैं तो उनकी बिक्री क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि वस्तु का एक निश्चित मूल्य क्या होता है अभी, प्रचलित होता है। ठीक है, जो मूल्य निर्धारित है उसी मूल्य पर, या जो मूल्य क्या है प्रचलन में होता है, उसी मूल्य पर क्या होता है अभी, प्रत्येक फर्म को अपनी वस्तु को बेचना होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी एक विशेषता है। इसकी जो अगली विशेषता है वह परिवहन
लागतों का अभाव। परिवहन लागतों का अभाव। देखो परिवहन लागतों का अभाव का मतलब क्या होता है भाई? परिवहन लागतों का अभाव, देखो इसमें क्या होता है भाई, एक तरह से जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, एक तरह से जो परिवहन लागत होती है, ठीक है, परिवहन लागत की अभी क्या होती है, इसमें हर एक प्रकार की क्या होती है, अपने को सुविधाएं मिलती है, ठीक है, परिवहन से संबंधित जो अपनी सुविधाएं होती है, ठीक है, वस्तु को लाने ले जाने से, ठीक है, संबंधित जो सुविधाएं होती है, वो क्या होती है, आसानी से क्या होती है, अपने को उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। तो परिवहन लागत का क्या होता है, यहाँ पर अभाव होता है, ठीक है, जहां तक हो सकता है भी कम जो परिवहन पे जो खर्चे होते हैं, परिवहन पे जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, कम से कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, परिवहन लागतों का अभाव होता है, क्योंकि आसानी से क्या होता है, सभी प्रकार के क्या होते हैं, साधन मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है भी, जो परिवहन लागत होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कम आती है, ठीक है। परिवहन लागतों का क्या होता है, यहाँ पर अभाव होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपने कुछ पूर्ण प्रतियोगिता एवं पूर्ण पूर्ण प्रतिस्पर्धा की क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अपना जो अगला टॉपिक आता है, वह आता है संप्राप्ति या आगम। देखो संप्राप्ति या आगम मतलब रिवेन्यू। देखो संप्राप्ति या आगम का मतलब क्या होता है भैया? देखो संप्राप्ति या आगम का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि संप्राप्ति का मतलब क्या होता है, आपको प्राप्त होना, ठीक है, या आगम का मतलब कोई चीज अपने को प्राप्त होती है, कोई रुपए अपने को प्राप्त होते हैं। अब रुपए अपने को कब प्राप्त होते हैं, जब कोई व्यापारी या कोई भी विक्रेता जो होता है, किसी उत्पादित वस्तु का क्या करता है, विक्रय करता है, किसी उत्पादित वस्तु को क्या करता है, बेचता है, तो उससे जो राशि प्राप्त होती है, वह क्या कहलाती है भी, अपनी संप्राप्ति या आगम कहलाती है, ठीक है। तो जब क्या किया जाता है, किसी वस्तु को या किसी उत्पादित वस्तु को क्या किया जाता है भी, विक्रेता के द्वारा बेचा जाता है, ठीक है, तो बदले में विक्रेता को जो राशि प्राप्त होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, संप्राप्ति या आगम या रिवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपनी संप्राप्ति कहलाती है। कि संप्राप्ति या आगम का मतलब कि आपको जो चीज प्राप्त होती है, ठीक है, जो रुपए प्राप्त होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आगम। और अपने को रुपए कब प्राप्त होते हैं, जब अपन क्या करते हैं, कोई वस्तु जो है, कोई उत्पादित वस्तु है, उसको जब अपन क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं, ठीक है, तो उससे जो राशि अपने को प्राप्त होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, संप्राप्ति या आगम कहते हैं, ठीक है। तो वो अपनी क्या मानी जाएगी, संप्राप्ति या आगम मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये अपन ये दे सकते हैं कि जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यदि कोई वस्तु की कुछ मात्रा का विक्रय करने की इच्छुक होती है, तो इसके द्वारा निर्धारित कीमत बाजार कीमत के बिल्कुल समान होती है, ठीक है। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, बाजार में बेचा जाता है, ठीक है, तो उससे जो राशि प्राप्त होती है, विक्रेता को जो राशि प्राप्त होती है, वही उसकी क्या होती है, आगम या उसकी संप्राप्ति कहलाती है, ठीक है। संप्राप्ति जो होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। उसमें जैसे कुल संप्राप्ति होती है, औसत संप्राप्ति होती है, सीमांत संप्राप्ति होती है। तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, कुल संप्राप्ति को देखते हैं कि कुल संप्राप्ति क्या होती है। देखो टोटल रेवेन्यू, टीआर भी बोल सकते हैं अपन इसको, टोटल रेवेन्यू, संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति। देखो कुल संप्राप्ति क्या होगी,
कुल संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि अपने को कुल रुपए कितने प्राप्त हुए, वही अपनी क्या होती है कुल संप्राप्ति। तो मतलब कुल उत्पादित इकाइयों, कि जितनी इकाइयों का अपन ने उत्पादन किया है, ठीक है, उन सभी इकाइयों को बेचने से जो राशि अपने को प्राप्त होती है वह अपनी क्या मानी जाती है, कुल संप्राप्ति मानी जाएगी। तो कुल संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि कुल उत्पादित इकाइयों के विक्रय से, कुल उत्पादित इकाइयों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कुल संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी इकाई अपन ने बनाई है उन सभी इकाइयों को जब अपन बेच देते हैं और बेचने से जो राशि मिलेगी वो अपनी क्या मानी जाएगी, कुल संप्राप्ति मानी जाएगी। ठीक है, तो कुल संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि वस्तु की या कोई भी कुल उत्पादित इकाइयों, ठीक है, कुल उत्पादित इकाइयों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है, जितनी भी इकाई अपन ने बनाई, मान लो कि 100 इकाइयां बनाई, तो और एक इकाई की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो उन 100 को बेचने से जो राशि मिली अपने को कितनी मिली भी 1000 रुपए, तो अपनी कुल संप्राप्ति कितनी होगी, 1000। ठीक है, मतलब सभी इकाइयों को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है, ठीक है, या कुल उत्पादित इकाइयों को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कुल संप्राप्ति कहते हैं, टोटल रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो कुल संप्राप्ति या कुल आगम का मतलब यही हुआ कि वही कुल उत्पादित इकाइयों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होगी उसे अपन क्या कहेंगे, कुल संप्राप्ति या कुल आगम या टोटल रिवेन्यू कहेंगे। ठीक है, तो वो अपनी क्या मानी जाएगी, कुल संप्राप्ति मानी जाएगी। ठीक है, तो कुल संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि वस्तु की जो भी उत्पाद सभी इकाइयों को बेचने से, ठीक है, या कुल उत्पादित इकाइयों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कुल संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, तो वो अपनी क्या होगी, कुल संप्राप्ति होगी, टोटल रिवेन्यू होगी। देखो टोटल रिवेन्यू जो होती है, कुल संप्राप्ति जो होती है, उसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वो फॉर्मूला होता है टी आर, मतलब टोटल रिवेन्यू, टी आर बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी। टी आर बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस को अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी से क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो वो अपनी क्या आ जाएगी भी, कुल संप्राप्ति आ जाएगी, टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। टोटल मतलब प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो, और कितनी क्वांटिटी आप बेच रहे हो वो, उसको अपन इंटू करेंगे तो अपनी टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। जैसे मान लो कि अपनी जैसे कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो तो क्या है 5 रुपीज है, और क्वांटिटी जो है वो मान लो कि क्वांटिटी जो है प्राइस तो होगी 5 रुपीज एंड क्वांटिटी है वो है 20। ठीक है, और ये बोल रहा है कि टोटल रिवेन्यू याद करो, कुल संप्राप्ति याद करो, तो कुल संप्राप्ति आप कैसे याद करोगे, ठीक है, तो कितनी होगी, टी आर बराबर प्राइस तो कितनी है 5 रुपीज, और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 20, तो टोटल रिवेन्यू जो आएगी अपनी, ठीक है, कुल संप्राप्ति जो आएगी वो कितनी आ गई अपनी 100। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कुल संप्राप्ति को ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ, कुल संप्राप्ति का एक फॉर्मूला तो क्या हो गया, P इंटू क्वांटिटी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी, की प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो लिखो, और कितनी क्वांटिटी को आप सेल कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी को आप बेच रहे हो वो यहाँ पे लिखो। ठीक है, उसको आप इंटू करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल रिवेन्यू आ जाएगी, कुल आगम या कुल संप्राप्ति आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, दूसरा फॉर्मूला होता है जो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, टी आर बराबर ए आर इंटू क्वांटिटी, मतलब ए आर इंटू क्वांटिटी। ठीक है, टी आर बराबर ए आर इंटू क्वांटिटी। ठीक है,
कुल संप्राप्ति बराबर औसत संप्राप्ति इंटू मात्रा। ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे भी, औसत संप्राप्ति को मात्रा से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो अपनी क्या आ जाएगी, कुल संप्राप्ति आ जाएगी। मतलब टोटल रिवेन्यू अगर अपने को निकालनी है तो अपने को क्या करना होगा, एवरेज रिवेन्यू मतलब औसत संप्राप्ति को मात्रा, क्यू का मतलब क्या हो गया, मात्रा, तो औसत संप्राप्ति को मात्रा से क्या करेंगे, अपन गुणा करेंगे, तो अपनी क्या आ जाएगी, कुल संप्राप्ति आ जाएगी। ठीक है, तो औसत संप्राप्ति सॉरी कुल संप्राप्ति को अपन दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो तो क्या है कि पी प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो देखेंगे और कितनी क्वांटिटी को अपन सेल कर रहे हैं वो देखेंगे। प्राइस को क्वांटिटी से इनटू करेंगे तो जो राशि आएगी, जो अमाउंट आएगी, वो अपनी क्या आ जाएगी, कुल संप्राप्ति आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर कुल संप्राप्ति अपने को दूसरे फॉर्मूला क्या है, औसत संप्राप्ति इनटू क्वांटिटी, मतलब एवरेज रिवेन्यू इनटू क्वांटिटी। ठीक है, जो भी अपनी औसत संप्राप्ति होगी उसको मात्रा से गुणा करेंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, कुल संप्राप्ति आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कुल संप्राप्ति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल संप्राप्ति को ज्ञात करने के ये दो फॉर्मूले हो गए। पहला तो हो गया टी आर बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी, एंड दूसरा हुआ अपना टी आर बराबर ए आर इंटू क्वांटिटी, एवरेज रिवेन्यू इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या होगी, अपनी कुल संप्राप्ति को ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। कुल संप्राप्ति का आपको अर्थ भी बता दिया कि कुल उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से जो राशि मिलती है या प्राप्त होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कुल संप्राप्ति, कुल आगम या टोटल रिवेन्यू कहते हैं। फॉर्मूले आपको बता दिए, पी आर इंटू क्वांटिटी एंड ए आर इंटू क्वांटिटी। ठीक है।